दिसंबर 2021 रणतंत्र राशि का निवास रिपोर्टली आज हम स्विट्जरलैंड एक संघराज्य की स्थापना करता है लेकिन राज्यमंडल की, इसके बारे में करेंगे। जैसे कि विदित है कि शासन की शक्तियों के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या था। दो प्रकार की सरकार होती हैं, संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक संविधान के द्वारा एक संघ राज्य के स्थापना के समय संविधान के द्वारा शासन की शक्तियों को केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण किया जाता है। कुछ शक्तियां केंद्रीय सरकार को निहित कर दी जाती हैं, कुछ सरकार की शक्तियां होती है राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी जाती हैं। अर्थात संघात्मक शासन की वह व्यवस्था होती है, वह प्रणाली होती है जिसमें दो प्रकार की सरकार काम करती है। भले एक संघ सरकार को काम करती है, दूसरी राज्य सरकार को काम करती है। तो कहने लगे था कि जिस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के तहत संघ राज्य की स्थापना की गई है, अर्थात संघात्मक शासन से संबंधित प्रकार की विशेषताएं होनी चाहिए, इस प्रकार की विशेषताएं अमेरिका से पाई जाती है। लेकिन जिन्हें देश के संविधान के तहत संघ राज्य की स्थापना की जाती है उनमें केंद्र की सत्ता बहुत अधिक प्रभावशाली होती है, बहुत अधिक सशक्त केंद्रीय सत्ता होती है। इकाई राज्यों को केंद्र की सरकार से संबंध विच्छेद करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। कोई भी राज्य की सरकार संघ सरकार से संबंध विच्छेद करने की सोच भी नहीं सकती है, अर्थात उस संघ सरकार से अपना संबंध विच्छेद नहीं कर सकती है। उसे एक संघ राज्य की स्थापना एक संघ राज्य से दी जाती है। जैसा कि सिविल संविधान के माध्यम से बात कही गई है कि उसके संविधान के अनुसार देखने प्रावधान किया गया है कि स्विट्जरलैंड 23 संपूर्ण में प्रभुत्व संपन्न केंद्रों की जनता से मिलकर के बना है। 1848 में जिस संविधान के विस्तार से संविधान का निर्माण किया गया था, उस एक संधि के द्वारा, एक समझौते के द्वारा देश के संविधान का निर्माण किया गया था। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये बहुत अधिक डाउट करता है, इस बात में संदेह व्यक्त करता है कि जब संविधान के अनुच्छेद प्रथम में यह प्रावधान जो किया गया है कि स्विस संविधान अपने आप में 23 प्रभुत्व संपन्न गणराज्य केंद्रों की जनता से मिलकर के बना है, यह डाउट करता है, यह संदेह व्यक्त करता है कि स्विस संविधान एक संघ राज्य की स्थापना नहीं करता है बल्कि एक राज्यमंडल की स्थापना करता है। दूसरी जो दलित दी जाती है, दूसरा जो तर्क दिया जाता है कि 1948 में 1848 का संविधान का से निर्माण किया गया, उस संविधान में की संधि की गई, समझौता किया गया है, तो उसके आधार पर भी थोड़ा सा डाउट किया जाता है कि स्विस संविधान एक संघ राज्य की राज्य की स्थापना करता है। लेकिन वास्तव में एक्चुअल में रियल में बात की जाए तो स्विस संविधान एक राज्य मंडल के स्थान पर एक संघ राज्य की स्थापना करता है, क्योंकि जिन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया जाता है, संघ राज्य की स्थापना की जाती है, उनमें केंद्रीय सत्ता बहुत अधिक प्रभावशील होती है, सशक्त होती है और इकाई राज्य को केंद्र सरकार से संबंधित करने का अधिकार नहीं होता है। तो राज्यमंडल का आशय उस शासन प्रणाली से होता है जिसमें सशक्त केंद्रीय सत्ता का अभाव होता है और इकाई राज्य को केंद्रीय सरकार से संबंधित विकसित करने का अधिकार होता है। लेकिन स्विस संविधान इकाई राज्य को केंद्र की सरकार से संबंधित विकसित करने का स्वतंत्रता नहीं देता, अधिकार नहीं देता है। तो इसका आधार कहा जा सकता है कि स्विस संविधान एक राज्यमंडल के साथ एक संघ राज्य की स्थापना करता है। अन्य संघात्मक के शासन प्रणाली वाले राष्ट्र की भांति, संविधानों की भांति स्विस संविधान में भी संघात्मक शासन प्रणाली से संबंधित विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनका वर्णन अग्राह्य बिंदु के अंदर किया जा सकता है। नंबर 2, लिखित और कठोर संविधान। कठोर संविधान कहने को यह है कि संविधान के द्वारा लिखित रूप में केंद्र की सरकार और राज्य सरकार के बीच क्षेत्राधिकार को निर्धारित किया जाता है, क्षेत्राधिकार निश्चित कर दिया जाता है। कुछ सरकार के विषय होते हैं जिनको केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में रखा जाता है और कुछ सरकार के विषय होते हैं, अन्य विषयों को राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में रखा जाता है। जब भी क्षेत्राधिकार को लेकर किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न होता है, यूं कह सकते हैं कि जब क्षेत्राधिकार को लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में गतिरोध उत्पन्न होता है, कोई मतभेद उत्पन्न होता है, तो उस प्रकार के मतभेद का निवारण देश के संविधान के द्वारा किया जाता है। अर्थात शासन की शक्ति के विकेंद्रीकरण को लेकर इस प्रकार की क्षेत्राधिकार कोई भी बात उत्पन्न होता है
तो कानून के संरक्षक के रूप में संविधान को सर्वोपरि माना जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि उस देश में कठोर संविधान होता है, अर्थात केंद्र की सरकार के द्वारा या राज्य की सरकार के द्वारा अपने ही स्तर पर संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जब तक दोनों सरकार में सहमति नहीं हो जाती है, स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, जब तक संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो अगर इस प्रकार दृष्टि से देखा जाए तो 1848 में जिस संविधान को बनाया गया, 1998 में पुनः स्वीडन के लिए नए संविधान का निर्माण किया गया और उसे 1999 में लागू किया गया, वह संविधान आत्मलिखित रूप में उपलब्ध होता है। इसी के साथ साथ उसमें केंद्र की सरकार, केंद्रों की सरकार के समर्थन के बिना, उनकी सहमति के बिना संविधान में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। इसलिए क्षेत्राधिकार को निर्धारित कर दिया गया है संविधान के द्वारा केंद्र की सरकार, राज्य सरकार के अपने अपने जो कानून बनाने की सीमाएं होती हैं, लिमिटेशन होती हैं, उनको निर्धारित कर दिया गया है। इसलिए लिखित और कठोर संविधान होने के कारण भी ये कहा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड के द्वारा एक संघ राज्य की स्थापना की गई है, अर्थात संघात्मक शासन प्रणाली पर आधारित संविधान माना जाता है। वह किसी भी दृष्टि से इकाई राज्य को केंद्र सरकार से संबंध विच्छेद करने की स्वतंत्रता नहीं देता है। अतः स्वीडन संविधान एक संघ राज्य की स्थापना करता है, न कि राज्यों की स्थापना करता है। दूसरी जो बात की जा सकती है, दूसरी स्तर से बात की जाती है शक्ति का विभाजन। संघात्मक शासन प्रणाली वाले राष्ट्रों में देश के संविधान के दौरान विधिवत रूप से लिखित रूप में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शासन की शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। कुछ जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इस प्रकार के विषयों को केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में रखा जाता है, अर्थात उन विषयों के बारे में कानून बनाने का कार्य देश की जो पार्लियामेंट होती है, देश की जो संसद होती है, जो व्यवस्थापिका होती है, केंद्र की सरकार के द्वारा ही आवश्यक कानून का निर्माण करने का काम किया जाता है, आवश्यक कानून बनाए जाते हैं। कुछ अन्य जो विषय होते हैं जो स्थानीय महत्व के होते हैं, क्षेत्रीय महत्व के होते हैं, इस प्रकार के विषय को राज्य की सरकार के क्षेत्राधिकार में रखा जाता है। भले उन्हें राज्य सूची का नाम दिया जाता है, सब सूची का नाम दिया जाता है, तो राज्य सूची जो विषय होते हैं, स्थानीय महत्व के विषय होते हैं, इस प्रकार के विषयों के बारे में कानून का काम राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, अर्थात एक ही राज्य का क्षेत्राधिकार अलग होता है। सभी संविधान के द्वारा शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में अमेरिकी संविधान की भांति गणना और अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है। जो विषय राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, उन विषयों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार के विषयों के बारे में केंद्र की सरकार के द्वारा ही आवश्यक कानून का निर्माण किया जाता है, और जिन विषयों का उल्लेख नहीं किया गया है, संविधान में जिन विषयों का उल्लेख नहीं मिलता है, उन विषयों को केंद्र की सरकार के द्वारा कानून बनाने का काम किया जाता है, अर्थात उन्हें केंद्र इकाई राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में रखा गया है। तो कई बार यह था कि अगर शक्ति के विभाजन की बात की जाती है, जिस कार्य की संविधान में शक्ति का विभाजन किया गया है, एक संघात्मक शासन प्रणाली वाले राष्ट्र में संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्ति का विभाजन किया जाता है। स्विस संविधान के द्वारा भी गणना और अवशेष के सिद्धांत के आधार पर केंद्र की सरकार और केंद्र के मध्य शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है, बांटा गया है। तो ये जो बात सिद्ध करता है कि स्विस संविधान एक संघ राज्य की स्थापना करता है, न कि राज्यों की स्थापना करता है। तीसरी विशेषता की बात की जाती है न्यायिक सर्वोच्चता, अर्थात जिन देशों के संविधान के द्वारा संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया जाता है, उन राष्ट्रों में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है। कई बार जब केंद्र की सरकार राज्य सरकार के बीच क्षेत्राधिकार को लेकर कोई विवाद होता है, या केंद्र की सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा संविधान किसी धारा के प्रतिकूल कोई कार्य किया जाता है या किसी कानून का निर्माण किया जाता है, उस कानून की व्यवस्था की जांच सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। न्यायालय की दृष्टि में जो कानून, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया हो, चाहे राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया हो, अगर वो संविधान किसी धारा के प्रतिकूल होता है तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया जाता है, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानते हैं। इधर इस तरह से स्विस संविधान संघात्मक शासन प्रणाली पर पूरी तरह लागू नहीं होता है, खरा नहीं उतरता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में
आंशिक न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था पाई जाती है। कहने में लग है कि केवल संघीय न्यायाधिकरण को इकाई राज्य के द्वारा बनाए गए कानून की वैधता व्यवस्था की जांच करने का अधिकार होता है। केंद्र की सरकार के द्वारा या संघ सरकार के द्वारा बनाए गए किसी कानून की व्यवस्था की जांच करने का अधिकार नहीं होता है। फिर भी कहा जा सकता है कि क्षेत्राधिकार को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस प्रकार के विवादों का निर्णय करने का काम सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय के द्वारा किया जाता है, संघीय न्यायाधिकरण के द्वारा किया जाता है। इसलिए इस तरह से कहा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड एक राज्य के स्थान पर एक संघ राज्य स्थापना करता है। अब इस व्यवस्था की बात की जाती है दोहरी नागरिकता, डबल सिटीजनशिप, जिन्हें संविधान के द्वारा जो राष्ट्रीय संवैधानिक शासन मार्ग बनाया गया, संघीय सरकार की स्थापना की गई है, उन संविधान के द्वारा देश के नागरिक दो प्रकार की नागरिकता प्राप्त होती है। एक तो देश विशेष की नागरिकता, दूसरी राज्य विशेष की नागरिकता, अर्थात जिस राज्य में वह निवास करता है। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिकी संविधान के द्वारा अमेरिका की नागरिकता और जिस राज्य की नागरिकता होती है उसके आधार पर उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड के द्वारा प्रत्येक नागरिक को 3 प्रकार की नागरिकता प्राप्त होती है। नंबर 1 म्युनिसिपैलिटी की नागरिकता, नंबर 2 स्विट्जरलैंड की नागरिकता और नंबर 3 की नागरिकता होती है जिस कैंडिडेट की नागरिकता होती है इस राज्य में वह रहता है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड एक संघ राज्य की स्थापना करता है, नए राज्य की स्थापना करता है। 5 विशेषता की बात की जाती है उच्च सदन में इकाई राज्यों को समान प्रतिनिधित्व। कहने में यह था कि जिन देशों में संसद के 2 सदन होते हैं, एक निम्न सदन होता है और दूसरा उच्च सदन होता है। जापान की संसद की भांति, अमेरिकी कांग्रेस की भांति स्विट्जरलैंड की जो संघीय सभा होती है इसके 2 सदन होते हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। सीनेट में कैंडिडेटों के द्वारा प्रत्येक कैंडिडेट को एक पूर्ण कैंडिडेट के द्वारा 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं और अर्ध कैंडिडेट द्वारा 1 प्रतिनिधि भेजा जाता है, चाहे वो कितना ही उसका आकार कम हो, चाहे कितनी कम संख्या वाला कैंडिडेट हो। तो सभी इकाई राज्यों को समान प्रतिनिधि दिया गया है, अर्थात पूर्ण कैंडिडेट द्वारा 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं और अर्ध कैंडिडेट द्वारा 1 प्रतिनिधि भेजा जाता है। इसलिए उच्च सदन में इकाई राज्य को समान प्रतिनिधि दिया गया है, जो यह सिद्ध करता है कि किसी भी संविधान एक संघ राज्य की स्थापना करता है, न कि संघ राज्य एक राज्य की स्थापना नहीं करता है। अगली बात करते हैं, विशेषता की बात करते हैं संविधान में संशोधन के संबंध में दोनों ही राज्यों को समान प्रतिनिधि दिया जाता है। कहने में यह था कि केंद्र की सरकार बिना राज्य सरकार की सहमति के संविधान को परिवर्तन को संशोधन नहीं कर सकती। अतः ये जो सिद्ध करता है कि सिर्फ संविधान एक संघ राज्य की स्थापना करता है, न कि राज्य की स्थापना करता है, क्योंकि यहाँ पर सशक्त केंद्र की सत्ता होती है। इकाई राज्य किसी प्रकार से संघ सरकार से संबंध विकसित करने का स्वतंत्रता नहीं देता है, अधिकार नहीं देता है, जो इस बात का परिचायक है, जो ये सिद्ध करता है कि सिर्फ संविधान एक संघ राज्य की स्थापना करता है, राज्य की स्थापना नहीं करता है। धन्यवाद।